आज हम कर रहे हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित। इसमें हम ये देखेंगे कि गैसों के अणु जो होते हैं, गैसें होती है, आदर्श गैसें होती है, वो किस प्रकार से व्यवहार करती है, उसके अणु कैसे होते हैं, वो किस प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार वो दाब उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार से उनकी ऊर्जा होती है, किस प्रकार से वो टकराएं करते हैं, टकराएं कैसी होती है, ये सारी बातें इसमें हम देखने वाले हैं। तो हम करते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित। अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित। अभिग्रहित का मतलब है धारणाएं कि आदर्श गैस के अणुओं के बारे में क्या क्या विचार है उसके बारे में। तो अभी देखते हैं, आदर्श गैस के अणु जो होते हैं वो दृढ़ गोले के रूप में होते हैं, ठोस गोले के रूप में होते हैं, और इनका द्रव्यमान जो होता है वो पहली बात तो सभी का समान होता है और बहुत ही कम होता है। तीसरी बात, इनका रंग वगैरह जो होता है वो सब अणुओं का एक जैसा रहता है, सभी अणुओं का कलर एक जैसा रहता है। सेकंड हमारे पास है कि अणु आयतन नगण्य होता है। अणुओं का आयतन जो होता है वो पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी गैस, जैसे कमरे के अंदर हवा होती है, संपूर्ण हवा को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका आयतन जो होगा वो कमरे के आयतन की तुलना में नगण्य होगा, आयतन बहुत ही छोटा होगा। हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये हमारे पास कमरे का आयतन है, और अगर इस गैस का आयतन देख लिया जाए तो वो नगण्य होगा। संपूर्ण गैस को, अगर संपूर्ण हवा को इस जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो इसका आयतन बहुत ही कम आएगा और वो नगण्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अणु सर्वसंभव दिशा में संभव, जितनी भी संभव दिशा में होती है उतनी दिशा में गतिशील रहते हैं। कोई भी अणु स्थिर नहीं रहता। इनका जो वेग होता है 0 से अनंत के बीच में होता है। इनका जो वेग होता है गैस के अणुओं का, आदर्श गैस के अणुओं का, वो जो वेग है वो 0 से अनंत के बीच में होता है। नेक्स्ट है इनकी टकरें। टकरें जो होती है वो प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ टकराव का मतलब है कि टकराव में इनकी ऊर्जा की हानि नहीं होती। जब ये अणु आपस में टकराएं करते हैं तो ऊर्जा की हानि नहीं होती। ये आपस में तो टकराएं करते ही है, साथ में ये पात्र की दीवारों के साथ भी टकराएं करते हैं। पात्र की दीवारों के साथ टकराएं करते हैं तो दाब उत्पन्न होता है। पात्र की दीवारों के साथ टक्कर करेंगे तो उत्पन्न होगा दाब। होगा क्या कि ये अणु क्या काम करेंगे, पात्र की दीवारों के साथ टक्कर करेंगे। तो टक्कर में इनका संवेग जो होता है उसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इनका संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ये संवेग काफ़ी कम होता है, बहुत ही कमी आ जाती है। जब अणु दीवार से टक्कर करता है, ये दीवार है, दीवार से टक्कर करता है तो ये अपना संवेग दीवार को दे दे, P बराबर mv। अगर ये संवेग दीवार को हस्तांतरित हो जाता है तो हम ये कहेंगे कण के संवेग में होती है कमी और दीवार के संवेग में हो जाती है वृद्धि। क्या चीज़ है कि कण जब दीवार से टकराता है तो कण के संवेग में हो जाती है कमी और दीवार के संवेग में हो जाती है वृद्धि। तो इस तरह से दीवार पर दाब उत्पन्न होता है। अगर दीवार पर दाब उत्पन्न होता है तो पात्र की दीवारें दाब का अनुभव करती है, तो हम लिखते हैं दाब। नेक्स्ट हमारे पास इनकी गति, दो टकरें जो होती है, टकरों में ये सरल रेखा में गति करते हैं, इसको हम मुक्त पथ कहते हैं। दो निकटवर्ती टकरों के मध्य ये चलेगा, सरल रेखा में चलेगा, और टक्कर जिस समय होगी उसी समय ये इसकी डायरेक्शन बदलेगी। जब टक्कर होगी तो उसी समय इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये बात होगी। अभी हर टक्कर के अंदर इनकी गति जो होती है वो यादृश गति होती है। यादृश गति का मतलब अनियमित गति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी टक्करों के अंदर जो चली गई दूरी है, कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है, कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। मुक्त पथ को हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4। तो ये इस तरीके से ये गति करता है तो यादृश गति ये है। एक टक्कर, 1 नंबर, 2 नंबर टक्कर, 3 नंबर टक्कर, 4 नंबर टक्कर, हर एक टक्कर के अंदर कण सरल रेखा में गति करेगा। अब
ये पथ कम ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे मुक्त पथ का उपयोग नहीं करके माध्य मुक्त पथ का उपयोग करते हैं, औसत मुक्त पथ का उपयोग करते हैं। तो और भी पॉइंट है, ये अणु जब गति करते हैं इनके बीच में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। इन अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, ना तो आकर्षण लगता है और ना ही प्रतिकर्षण लगता है। आकर्षण बल का मान शून्य होने के कारण इनकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी शून्य होता है, और स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होने के कारण टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी कहता है गतिज ऊर्जा, और इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और इसको कहते हैं कुल ऊर्जा। तो इस प्रकार से कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आकर्षण बल 0 होने से स्थितिज 0 है, स्थिति 0 होने से टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्श गैस की जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, और आदर्श गैस की टोटल एनर्जी जो है वो ताप पर निर्भर करती है। अणुओं का अगर ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल के मान में वृद्धि होती है, मतलब अणु तेज तेज गति करेंगे। तो ये सारी बातें लिखते हैं। तो क्या चीज़ें हैं? ये है हमारे पास आदर्श गैस के अभिग्रहित, अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित, मतलब अणु किस प्रकार के होंगे, किस तरह से होंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट है, इसके अंदर किसी गैस के सभी अणु दृढ़ गोले के रूप में होते हैं, द्रव्यमान में समान होते हैं, आकार में समान होते हैं और रंग में समान होते हैं। तो लिखते हैं, किसी गैस के सभी अणु दृढ़ गोले के रूप में होते हैं, गोले के रूप में होते हैं, इनका रंग, आकार, द्रव्यमान सभी कुछ क्या होता है? समान होता है, आदि समान होंगे। अगर होते हैं, यदि गैस बदलेगी, अगर गैस बदल जाती है तो फिर अणु भी बदल जाएंगे, उनका आकार, दूसरी गैस का आकार अलग होगा, अणु का आकार अलग होगा और उनका द्रव्यमान भी अलग होगा, रंग भी अलग होगा। ये आदर्श गैसें हो सकती है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें से कोई हो, क्योंकि ये ऐसी गैसें हैं कोई दूसरे पदार्थ से सहयोग नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस के अणु अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। इनका आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, नगण्य होता है। पात्र की बात करें तो ये पात्र है हमारे पास, और गैस के अणुओं की बात करें तो ये गैस के अणु है। अगर हम टोटल गैस के अणुओं की भी बात कर लें तो सारे के सारे अणुओं का आयतन मिलाकर भी पात्र के आयतन की तुलना में नहीं होते। मान लेते हैं ये हमारे पास पात्र का आयतन है और ये हमारे पास गैस के अणुओं का आयतन है, तो ये आयतन बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और ये आयतन बहुत ही कम होगा। ये गैस का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में क्या होगा? नगण्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नंबर, गैस के अणु जितनी भी संभव दिशाएं होती है सभी दिशाओं में ये गतिशील होते हैं। सर्वसंभव दिशाओं में गतिशील, जितनी भी दिशाएं संभव होती है सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं। इनका जो वेग होता है वो 0 से अनंत के बीच में होता है।
तो इनका वेग 0 से अनंत के मध्य होता है। अणुओं का जो वेग होता है वो 0 से अनंत के में, सर्वसंभव का मतलब ये हुआ कि जितनी भी दिशाएं संभव है सभी दिशाओं में ये गति कर सकते हैं। ये नेक्स्ट 5 नंबर करेंगे। तो ये अणु जो होते हैं वो टक्कर करेंगे और इनकी टक्करें जो होगी कैसी होगी, प्रत्यास्थ टक्करें होगी। अणुओं की टक्करें कैसी होगी, प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब इनकी टक्करें ऐसी होती है जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। देखते हैं कि अणुओं की, गैस के अणुओं की टक्करें प्रत्यास्थ होती है। अभी प्रत्यास्थ का क्या मतलब, प्रत्यास्थ का मतलब इनकी टक्करों में ऊर्जा की हानि नहीं होगी, अर्थात इन अणुओं की टक्करों में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 6 नंबर कि इनकी गति यादृच्छ गति होती है। रैंडम मोशन में ये गति होती है। अब यादृच्छ गति का मतलब डायग्राम बना के देखते हैं कि हमारे पास ये अणु है, ये जा रहा है, ये बहुत सारे अणु हैं यहाँ पे। ये अणु आगे जाएगा, इससे अणु से टकराएगा, इस अणु से टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो इस दिशा में जाएगा। ये पहली टक्कर हुई, इस जगह दूसरी टक्कर हुई, इस जगह तीसरी टक्कर हुई। इस टक्कर के बाद किधर भी जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है, चौथी टक्कर, पांचवी टक्कर। तो इस टाइप से ये अणु, ये छठी टक्कर, दूरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, सातवीं टक्कर और यहाँ पे आठवीं टक्कर। ये जो दूरियां हैं ये मुक्त पथ कहलाती है। ये जो दूरियां हैं ये क्या कहलाएगी, मुक्त पथ कहलाएगी। दो निकटवर्ती टक्करों के मध्य चली गई सीधी दूरी, दो निकटवर्ती टक्करों के मध्य चली गई सीधी दूरी क्या कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है। और ये जो पैटर्न बना है वो यादृच्छ गति का है, रैंडम मोशन का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दो निकटवर्ती टक्करों के मध्य चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। तो यहाँ से मुक्त पथ की परिभाषा आ जाती है, दो निकटवर्ती टक्करों में चली गई दूरी क्या कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से ये दूरी हो गई लैम्ब्डा 1, ये दूरी हो गई लैम्ब्डा 2, और ये लैम्ब्डा 3, ये लैम्ब्डा 4, ये लैम्ब्डा 5, इस तरह से अप टू लैम्ब्डा n तक। अगर हमें कुल दूरी का बोले तो हम क्या करेंगे, लैम्ब्डा 1 प्लस लैम्ब्डा 2 प्लस लैम्ब्डा 3 प्लस लैम्ब्डा 4 सबको जोड़ लेंगे अप टू लैम्ब्डा n तक। तो यहीं से एक परिभाषा और निकल के आती है। उसका एक कारण है कि ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है, ये फिर काफ़ी ज़्यादा है, ये थोड़ी कम है, ये फिर और काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से दूरियाँ कम ज़्यादा है तो मुक्त पथ पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, दूरी कम ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम औसत मुक्त पथ शब्द का उपयोग करते हैं, माध्य मुक्त पथ। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि कितनी भी टक्करें जो होती है उन सब टक्करों में अणु द्वारा चली गई कुल दूरी
और टकराव की संख्या का जो अनुपात होता है वो माध्य मुक्त पथ कहलाता है, औसत मुक्त पथ कहलाता है। तो 8 नंबर लिखते हैं, अणुओं द्वारा चली गई कुल दूरी और ये टोटल दूरी आ जाएगी λ1 प्लस λ2, इस तरीके से कुल दूरी और टकराव की संख्या का अनुपात जो होता है को हम क्या कहते हैं, औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कुल दूरी तो हमारे पास λ1 प्लस λ2, तो इसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। लिखते हैं कि औसत मुक्त पथ बराबर, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो औसत मुक्त पथ बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये सूत्र का प्रयोग औसत के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राशियों का योग क्या चीज़ है, राशियों का योग का मतलब अणुओं द्वारा चली गई कुल दूरी। तो अणुओं द्वारा चली गई टोटल दूरी बटा राशियों की संख्या क्या हो जाएगी, टकरे, नंबर ऑफ, ये टकराव की कुल संख्या, टकराव की कुल संख्या। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये माध्य मुक्त पथ का, औसत मुक्त पथ का, ये लैम्बडा एवरेज इज इक्वल टू हम कर सकते हैं यहाँ पे λ1 प्लस λ2 प्लस अप टू λn तक, और टकराव की संख्या को हम n मान लेते हैं। पहली टक्कर में λ1 चला था, दूसरी टक्कर में λ2 चला था, तीसरी टक्कर में λ3 चला था, और इस तरह से टोटल टकराव की संख्या कितनी हो गई, n हो गई। तो n से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 9 नंबर पॉइंट काफ़ी आसान है ये, अगर हम इनको 1-2 बार बड़े ध्यान से देख लेते हैं तो ये हमें वैसे ही याद हो जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट, अणु जो गति करता है तो बाद में किसी दूसरे अणुओं से और पात्र की दीवारों के साथ टक्कर भी करेगा। टक्कर के बारे में बोला, ये टक्करें कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। तो इन टक्करों में जो समय लगता है वो समय क्या होता है, नगण्य होता है। तो लिखते हैं, तो अणुओं की टक्कर में लगा समय, अणुओं की टक्कर में लगा समय कैसा होता है, नगण्य होता है। अणुओं की टक्करों में समय जो लगता है वो नगण्य होता है। आगे करते हैं हम 10 नंबर पॉइंट। इसके अंदर है 10 नंबर पॉइंट, इसके अंदर है कि अणुओं, आदर्श गैस के अणुओं में न तो आकर्षण बल लगता है और न ही प्रतिकर्षण बल लगता है। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, अर्थात आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान शून्य होता है। आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल का मान शून्य होता है। आकर्षण बल का मान शून्य होने से क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी शून्य होगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होने से उसकी टोटल जो गतिज ऊर्जा होगी, टोटल ऊर्जा जो होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आकर्षण बल शून्य होने की वजह से आकर्षण बल का मान शून्य होने के कारण क्या होगा, आकर्षण बल का मान अगर शून्य होता है तो क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा का मान भी
स्थितिज ऊर्जा का मान भी शून्य होता है, भी शून्य होता है। शून्य होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। आदर्श गैस की कुल ऊर्जा की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को आदर्श गैस की कुल ऊर्जा कहते हैं। तो 12 आदर्श गैस की कुल ऊर्जा, आदर्श गैस की कुल ऊर्जा हम ये लिख सकते हैं कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा को कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर हमारे पास हो गई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हुआ। अभी ये पॉइंट है अपने पास ये सारा। और अगर आकर्षण बल अगर अणुओं के बीच में नहीं लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? शून्य होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होने की वजह से क्या होगा? ये Pe की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर आएगी। अगर Pe की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आती है, इसका मतलब कुल ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। लिखते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे कि अतः यहाँ पे टोटल एनर्जी बराबर ये 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है। स्थितिज ऊर्जा का मान 0 क्यों है? क्योंकि अणुओं के बीच में आकर्षण बल का मान 0 है। तो टोटल एनर्जी बराबर हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इसका स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। क्या स्टेटमेंट हो सकता है? अर्थात आदर्श गैस की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। मतलब स्थितिज ऊर्जा उसमें होती ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि आदर्श गैस कोई भी पात्र है उसमें जो गैस भरी होगी वो सभी जगह समान रूप से वितरित होगी। आदर्श गैस में गैस सभी जगह समान रूप से वितरित होगी। इसका मतलब पात्र के सभी स्थानों पर उसका जो घनत्व रहेगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर जो भी है। तो अभी यहाँ पे लिख सकते हैं आदर्श गैस पात्र में गैस समान रूप से फैली हुई रहती है। अर्थात पात्र में सभी स्थानों पर गैस का घनत्व समान रहता है। गैस का घनत्व किसी भी स्थान पर कम या अथवा अधिक नहीं हो सकता, सभी जगह बिल्कुल बराबर रहेगा। हम अगर डायग्राम बना के इस चीज़ को समझें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक जगह अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी साइड अणुओं की संख्या काफ़ी कम रहेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कि गैस के जब अणु गति करते हैं तो आपस में तो टकराती है, साथ ही साथ पात्र की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। और पात्र की दीवारों के साथ टकराते क्या उत्पन्न करेंगे? दाब उत्पन्न करेंगे। पात्र की दीवारों के साथ टकराएंगे तो दाब उत्पन्न करते हैं। लिखते हैं गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से
से टकराते हैं तो दाब उत्पन्न होता है। हम ये बात देख सकते हैं कि गैस का संवेग मान लो कुछ है, और जैसे P बराबर mv, और यहाँ पे ये अणु पात्र की दीवार से टकराया तो इसके संवेग में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ये संवेग मिलेगा किसको, दीवार को। दीवार के संवेग में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। F बराबर होता है dp अपॉन dp, संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल के बराबर होती है। अगर दीवार के संवेग में वृद्धि होती है, इसका मतलब दीवार के ऊपर बल लगेगा, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होगा F अपॉन ए, वो क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि गैस पात्र की दीवारों से जब टकराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है। पात्र की दीवारों से टकराने के कारण क्या उत्पन्न होगा, दाब उत्पन्न होगा। तो ये हमारे पास कुछ है। एक और लिख सकते हैं हम इसमें, आदर्श गैस समीकरण काम में लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण इसमें काम में ले सकते हैं PV बराबर nRT। यहाँ पे P दाब है, P दाब है, V आयतन है, और R गैस नियतांक है, नियतांक, T परम ताप है, और ये N जो है वो ग्राम अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है। तो इस तरीके से हमारे पास PV बराबर nRT क्या है, आदर्श गैस का समीकरण है। अभी एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, बीच में काम आया है भाई, घनत्व किसे कहते हैं। तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, समझने के लिए दो पात्र बनाते हैं जो आकार आयतन में सभी तरीके से बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई गैस भरते हैं जिसमें अणुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस गैस इतनी भरी है कि अणुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान रखना है आयतन समान है, और यहाँ पे दूसरी गैस भरी हुई है जिसमें अणुओं की संख्या काफ़ी कम है। तो इन दोनों में से अगर पूछा जाए घनत्व किसका ज़्यादा है, हम बोलेंगे इसका ज़्यादा है। परिभाषा क्या, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है, घनत्व कहलाती है। जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है उसका घनत्व ज़्यादा है, और जिसमें अणुओं की संख्या कम है उसमें घनत्व कम है। आयतन समान ले लो अगर दो गैसों के घनत्व की तुलना करनी है तो, और समान आयतन वाले दो अलग अलग पात्रों में दोनों गैसों को अलग अलग भर देते हैं। जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है उसका घनत्व ज़्यादा होगा, और जिसमें कम है उसका घनत्व कम होगा। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो आयतन कम घेरता है, और द्रव्यमान में भार में ज़्यादा होता है, द्रव्यमान और भार में ज़्यादा होगा। तो ये घनत्व बीच में शब्द काम में आया हुआ है। दाब काम में आया वो हमने देख ही लिया। F बराबर dp, संवेग में परिवर्तन की दर न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल के बराबर होती है। नेक्स्ट, दाब का सूत्र P बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। मात्रक इसका बोले तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो गया, आदर्श गैस के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित हो गए। मतलब आदर्श गैस के अणुओं के बारे में या गैस के बारे में हम क्या सोचते हैं, किस तरह से उनकी व्यवस्था होती है, उनके बारे में हमने आज देखा है।